Good morning, children. Today we will study balance sheet of chapter final accounts. So बच्चों, बैलेंस शीट क्या होती है इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है. बैलेंस शीट हम बनाते हैं अपनी कंपनी की फाइनेंशियल ईयर के एंड में फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए. ठीक है, हमारे असेट्स और लायबिलिटीज किस पोजीशन में है इस बात को चेक करने के लिए. असेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं, आई थिंक कि अब आपको पता है. फिलहाल हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं. असेट्स होते हैं जो कंपनी के पास में या बिजनेसमैन के पास में जो चीजें खुद की हैं, विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस. ठीक है. और लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो बिजनेस की खुद से नहीं है, वो उसकी खुद की नहीं है और उसने किसी से वो बोरो करी है, किसी से ली है और इन फ्यूचर वो उसको रिपे करनी है. ठीक है. तो असेट्स भी हमारे जो जनरली होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, करंट असेट्स और फिक्स असेट्स. और लायबिलिटीज भी हमारी जनरली टू काइंड्स की होती हैं, करंट लायबिलिटीज एंड फिक्स लायबिलिटीज. तो हम अपनी लायबिलिटीज और असेट्स की जो पोजीशन है उसको हम बैलेंस शीट के थ्रू शो करते हैं. ठीक है. तो अभी आपको बैलेंस शीट के बारे में पढ़ना है कि इसमें होता क्या है. After ascertaining the net profit or loss of the business enterprise, the businessman would also like to know the exact financial position of his business. मतलब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जनरेट करने के बाद में हर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. For this purpose, a statement is prepared which contains all the assets and liabilities of the business enterprise. और इसी के लिए एक स्टेटमेंट, ये जो बैलेंस शीट होती है, सबसे पहली बात आपको इस बात का ध्यान रखना है, बैलेंस शीट जो होती है वो हमारी अकाउंट नहीं होती है. ठीक है. बैलेंस शीट हमारी स्टेटमेंट होती है. ठीक है. तो बैलेंस शीट जो है आपकी प्रिपेयर करी जाती है जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज होते हैं. ठीक है. The statement so prepared is called the balance sheet. और इसी को हम, इस स्टेटमेंट को हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं. Because it is a sheet of balances of ledger accounts which are still open after the transfer of all the nominal accounts to the trading and profit and loss account. Balances of all the personal and real accounts are grouped as assets and liabilities. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जितने भी लेजर के बैलेंसेस होते हैं, जितने भी लेजर के अकाउंट्स होते हैं, उनको हम जो है कैटेगराइज कर देते हैं अंडर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और जितने भी हमारे पर्सनल और रियल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, लेजर में जो हम बनाते हैं अपने नॉमिनल अकाउंट के अंदर, हमने पढ़ा है ना स्टार्टिंग में कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो थ्री काइंड्स के होते हैं. एक होता है हमारा पर्सनल, रियल और नॉमिनल. तो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी लेजर्स होते हैं वो लेजर्स आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले आते हैं. क्योंकि हमने पढ़ा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम अपने सारी एक्सपेंसेस को शो करते हैं. ठीक है. एक्सपेंसेस कौन सी और इनकम कौन सी, जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग के बाद की है. मतलब अगर हम बात करें तो इसमें हम सारी इनकम और एक्सपेंसेस को शो करते हैं. बट वेयर एज बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, अपने पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के जितने भी लेजर्स होते हैं उन सबको ग्रुप करके असेट्स और लायबिलिटीज के अंदर बैलेंस शीट में दिखाते हैं. ठीक है. लायबिलिटीज आर शोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड असेट्स आर ऑन द राइट हैंड साइड. लायबिलिटीज को हम अपनी बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में शो करते हैं और असेट्स को हम अपनी राइट हैंड साइड में शो करते हैं. Various definitions are given of the balance sheet. You can learn any one of them. Okay. The purpose of preparing a balance sheet are as follows. The main purpose of preparing a balance sheet is to ascertain the true financial position of the business at a particular point of time. तो जो बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने का सबसे मेन पर्पस होता है वो हमारी बिल्कुल सही फाइनेंशियल पोजीशन को एक पर्टिकुलर टाइम पर असरटेन करने के लिए बनाया जाता है. सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन असरटेनिंग द नेचर एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस एसेट्स ऑफ द बिजनेस सच एज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वेरियस ओइंग फ्रॉम डेटर्स, अमाउंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स एक्सेट्रा. तो क्या बताया गया इसमें कि हम अपने जो बैलेंस शीट होती है उसमें वेरियस स्टॉक्स को दिखाते हैं, डेटर्स को दिखाते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स मतलब जितनी भी चीजें हैं इससे रिलेटेड उनको हम असेट साइड में दिखाते हैं. ठीक है.
थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नेचर एंड अमाउंट ऑफ वेरियस लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस है उसकी जो है वेरियस लायबिलिटीज को शो करता है कि उसने कहाँ कहाँ से जो है बोरोइंग्स करी हैं, कहाँ कहाँ से पैसे लिए हैं। फोर्थ पॉइंट, it gives information about the exact amount of capital at the end of the year and the addition or deduction made into the current year। ठीक है, तो क्या होता है, कैपिटल को भी हम अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं और किस साइड शो करते हैं, लायबिलिटी साइड शो करते हैं। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो करंट ईयर में हमने अपनी कैपिटल कितनी अपने बिजनेस में लगाई। ठीक है, तो ये सारी बातें भी आपको बैलेंस शीट से पता चलती हैं। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट वेयर द फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट। द फर्म इज सॉल्वेंट इफ द असेट्स एक्सीड द एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, सॉल्वेंट का मतलब है कि जो हमारी फर्म है, जो हमारा बिजनेस है, वो ठीक ठाक तरीके से रन कर रहा है, मतलब जो उसके असेट्स हैं वो उसकी लायबिलिटीज से ज्यादा हैं। ठीक है, इट वुड बी इंसॉल्वेंट इफ अपोजिट इन द केस, मतलब इंसॉल्वेंट तब होगी जब आपकी लायबिलिटीज जो है वो आपकी असेट से ज्यादा होंगी। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द ओपनिंग एंट्रीज एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर, नेक्स्ट ईयर में जो भी हमारी ओपनिंग एंट्रीज हैं वो हम बैलेंस शीट से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। नाउ वी विल लुक इनटू द टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। फिक्स असेट्स वो होते हैं जैसे कि आपकी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई। ठीक है, फर्नीचर हो गया, ये सारी चीजें आपकी फिक्स असेट्स में जाएंगी। करंट असेट्स क्या होते हैं, करंट असेट्स होते हैं जो कि आपके विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसे करंट असेट्स में क्या हो गया, आपका डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, आपका स्टॉक हो गया, ये सारी आपकी करंट असेट्स में आएंगी। इन द सेम वे हमारी फिक्स लायबिलिटी होती है और करंट लायबिलिटी होती है। लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन जनरली आपको यही दो लेकर के चलना है अपने फॉर्मेट में। तो अब हम देखते हैं अपने फॉर्मेट बैलेंस शीट का। ठीक है, तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमने देखा कि बैलेंस शीट हम लिखेंगे सबसे पहले एज ऑन और एज एट। आप एज ऑन भी लिखते हैं तब भी सही होगा, और अगर आप एज एट लिखते हैं तब भी सही होगा। और यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, जो आपका ईयर होगा उसकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट लिखनी होगी, जो कि होती है 31 मार्च, एंड वॉट एवर द ईयर इज गिवन यू कैन राइट इट ओवर ईयर। ओके, द फॉर्मेट विल बी लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। अभी हमने थ्योरी में पढ़ा कि लायबिलिटीज हम अपनी किस साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और असेट्स हम अपने किस साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड। तो लायबिलिटीज हो गई, अमाउंट हो गया, असेट्स हो गया और अमाउंट हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, लायबिलिटी साइड देखते हैं। तो लायबिलिटी साइड में आपका क्या जाएगा, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, आपको नाम याद करने हैं, ये जरूरी है आपके लिए, आपको ध्यान होना चाहिए कि करंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं और फिक्स लायबिलिटी कौन सी होती है। तो करंट लायबिलिटीज में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट जाता है सबसे पहला। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपने अपने बैंक बैलेंस, करंट अकाउंट है अगर आपका, तो उसमें से आपने जो अमाउंट था उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो वो हो गया आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या करना होगा, आपको वो अमाउंट वापस से बैंक को रिपे करना होगा, पे ऑफ करना होगा। नेक्स्ट इज बिल्स पेबल। बिल्स पेबल किसके लिए, क्योंकि आपने जिससे भी सामान उधार लिया था उसको आपको पैसे देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्स पेबल किसकी तरफ से होता है, जो कि परचेजर होता है। ठीक है, ये बात हमें पता है, हम लोग जो है बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ चुके हैं कि बिल्स पेबल क्या होता है। बिल्स पेबल में वो पर्सन जो कि उस बिल का पेमेंट करेगा, ठीक है, जिस पे उसने क्रेडिट पे सामान परचेज करा है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स वो होते हैं जो कि सामान या पैसे उधार पे देते हैं। ठीक है, तो इनको वापस से पैसे चाहिए हैं, इनको वापस से रिपे करना पड़ेगा, तो क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी साइड में हम शो करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपने खर्चा किया था और उस खर्चे का अमाउंट आपको अभी भी पे करना है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में चला गया। अनअर्न्ड इनकम, आपकी ऐसी इनकम जो अभी तक अनअर्न्ड है। ठीक है, आपको वो इनकम अर्न करनी थी लेकिन अभी तक आपने अर्न नहीं करी, तो दैट इज द अनअर्न्ड इनकम, इट विल ऑल्सो गो ऑन दी लायबिलिटी साइड। नाउ फिक्स लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी में हमारा आता है लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, अभी हम आगे जब आप जाएंगे तो आगे आप अभी लॉन्ग टर्म लोन्स में भी इसकी कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे कि लॉन्ग टर्म लोन्स में कौन कौन से आते हैं।
फिर रिजर्व्स, रिजर्व्स का मतलब हम आपको बता चुके हैं, रिजर्व्स का मतलब है प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर में हमने पढ़ा था। रिजर्व्स का मतलब होता है कि जो भी कंपनी अपने प्रॉफिट में से एक पार्ट बचा करके रखती है कि वो आगे फर्दर जब भी कोई ऐसी परेशानी आएगी या कोई इसको लॉस सफर करना होगा, रिस्क बियर करना होगा, तो इस प्रॉफिट के पार्ट को वो यूज कर सकती है। देन यू विल राइट द कैपिटल, ठीक है। कैपिटल जो होगा उसमें आपको अगर नेट प्रॉफिट होगा तो आप ऐड करेंगे, अगर इसमें नेट लॉस होगा तो आप इसको लेस करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट हो रहा है तो हम ऐड कर रहे हैं, अगर लॉस हो रहा होता तो हम लेस करते। ड्रॉइंग्स, जो भी आपने अमाउंट विड्रॉ किया, वैसे तो ड्रॉइंग्स एक्सपेंस है, लेकिन यहाँ हम इसको कैपिटल में दिखाते हैं क्योंकि ये कैपिटल का ही पार्ट है, आपने अपने ही अकाउंट बैलेंस से पैसे विड्रॉ करे, इसलिए कैपिटल में से हमको इस ड्रॉइंग को लेस करना होता है। इनकम टैक्स, ये भी आपको गवर्नमेंट को देना होगा, तो यहाँ भी आपके जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो रहा होगा, तो इनकम टैक्स का अमाउंट भी लेस होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपको देना है तो ये भी प्रीमियम हो गया, ठीक है, आपको अमाउंट देना होगा, इसलिए आप इसको लेस करेंगे। ये सारे आपके लायबिलिटीज नहीं है, इसलिए हम इनको कैपिटल के साथ इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक। अब हम देखते हैं असेट साइड अपनी। तो असेट्स में सबसे पहला हमारा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है, जो पैसे आपके पास में फिलहाल अभी हैं, ठीक है, आपके हाथ में है, बैंक में नहीं है, तो ये हो गया कैश इन हैंड और दिस इज द असेट। उसके बाद में कैश एट बैंक, कैश एट बैंक भी आपके लिए असेट है, क्योंकि ये क्यों असेट हुआ, ये पैसे आपके बैंक में हैं लेकिन ये पैसे आपके ही हैं, ठीक है, आपने उस पैसे को बैंक में रखा है लेकिन ये मनी आपका खुद का है, इसलिए दिस इज द असेट। बिल्स रिसीवेबल, आपको अमाउंट रिसीव करना है, ठीक है, तो अमाउंट अगर आपको रिसीव करना है तो ये आपके लिए असेट है। अगर किसी और ने आपसे सामान क्रेडिट पे परचेज करा है तो इन दैट केस यू हैव टू रिसीव द अमाउंट, therefore the bills receivable will be treated as an asset. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है कि हमने अभी किसी चीज में पैसे लगाए और उसका रिटर्न हमको इन फ्यूचर मिलेगा, ठीक है, तो रिटर्न तो मिलेगा ना, और वो इन्वेस्टमेंट हमने खुद के लिए की है, तो ये हमारी लायबिलिटी नहीं हुई, ये हमारी असेट हुई। तो इन्वेस्टमेंट के टू टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दोनों इसी में जाते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी करंट असेट्स में जाएगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जनरली आप 1 साल के लिए करते हैं। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं, जो कि पैसे लेते हैं, ठीक है, पैसे लेते हैं और इन्हीं पे बैड डेब्ट्स होता है, क्योंकि ये उस पैसे को रिपे नहीं कर पाते हैं। तो जब भी कभी आपको डेटर्स का अमाउंट दिया होगा और बैड डेब्ट्स दिया होगा तो आप क्या करेंगे, डेटर्स में से उस प्रोविजन को, बैड डेब्ट्स में जो प्रोविजन बना है उसको आप लेस करके दिखाएंगे। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये हम आपको बता चुके हैं प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर में, यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम देयर एंड फर्दर आई विल टेल यू इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी आपका स्टॉक है, इन्वेंट्री है, तो ये भी स्टॉक आपके पास है, आपका खुद का है, इसलिए आप इसको एज एन असेट ट्रीट करेंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो आपने पहले से ही उनकी पेमेंट कर दी है, आपको ऐसे नेक्स्ट मंथ का कोई पैसे देने थे लेकिन आपने उसको करंट ईयर में ही दे दिया, करंट मंथ में ही दे दिया, तो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम होती है जो इनकम आपने रिसीव करी है, जो इनकम आपने अर्न करी है बट अभी तक आपने रिसीव नहीं करी, मतलब अगर हम कहें तो इनकम विच इज अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड इज नोन एज द एक्रूड इनकम, ओके। देन लेट्स कम टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से होते हैं, फर्नीचर, ये आपको पता है, लूज टूल्स, लूज टूल्स मतलब कुछ जैसे औजार हम कहते हैं ना, तो उसमें आपका लूज टूल्स में आता है, ठीक है, ये सब आपको पता है। मोटर व्हीकल हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट में जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपका करंट में गया। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स, गुडविल, ये सारी चीजें आपकी जाएंगी फिक्स्ड में, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब अगर हम अपनी सबसे अच्छी चीज होती है बैलेंस शीट बनाने में कि हमारी जो लायबिलिटी होती है और जो असेट साइड होती है दे बोथ विल मैच, ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपका आंसर का पता चल सकता है कि आपका आंसर आपने जो करा कैलकुलेट किया है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर आपकी हमेशा कभी भी आप बनाएंगे बैलेंस शीट तो आपकी लायबिलिटी और असेट साइड दोनों साइड इक्वल आएगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स लर्न द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट and from tomorrow onwards we will start with the numerical questions.
थैंक यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल।